हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी समाचार एन इनिशिएटिव बाय डॉक्टर अमित आईएएस एचसीएस एकेडमी। आज हम 29 ऑफ मई के द हिंदू न्यूज़पेपर के टॉप 5 न्यूज़ और एक एडिटोरियल न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ यूरोप के जो मैप है, यूरोप की जो फिजिकल फीचर्स हैं उसको हम अपने मैप सेक्शन में डील करेंगे। जो टॉप 5 न्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ रहेगी वो इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है एंड दैट इज रिलेटेड टू लैंडस्लाइड्स। रिसेंटली अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर लैंडस्लाइड के कुछ इंसिडेंट देखने को मिले हैं, खास करके ड्यू टू साइक्लोन रेमल। सो उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम ग्रेविटी और ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट रहता है, जो सेलेस्टियल बॉडीज रहती है उनकी शेप पे ग्रेविटी का क्या इफेक्ट रहता है उसको स्टडी करेंगे, हाउ इट इफेक्ट्स देयर शेप। थर्डली जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम पैलेस्टाइन जो स्टेट है उसकी यूएन मेंबरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे कि पैलेस्टाइन स्टेट को एक नेशन के तौर पे यूएन की मेंबरशिप मिलने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई है, जिसमें हम फायर सेफ्टी के रेगुलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिया में हाल ही में दो तीन जगह खास करके गुजरात में और दिल्ली में ये फायर इंसिडेंट देखने को मिले थे। दिल्ली में अभी देखने को मिला कि जो एक चाइल्ड नर्सिंग होम था वहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ और वहाँ पे कुछ बच्चों की जान भी गई उससे। तो उसके बारे में स्टडी करेंगे कि उसको कैसे डील किया जा सकता है। लोकेशन न्यूज़ में हम मिस्र के जो पिरामिड हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। मिस्र के पिरामिड्स की लोकेशंस क्या है और वो कैसे रिलेटेड है हमारे आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से। उसके बाद एडिटोरियल एनालिसिस में सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई हम जो न्यूज़ है उसके अंदर खास करके जो डीफ है, डीफ जो वल्नरेबल सेक्शन है हमारा, उनके लिए जो साइन लैंग्वेज है उसके क्या इश्यूज हैं और वो साइन लैंग्वेज के नेशनल लेवल पे जो साइन लैंग्वेज है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं और उसको ना करने से डीफ जो पीपल है उनको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। मैपिंग सेक्शन में हम फिजिकल डिविजन्स ऑफ यूरोप को स्टडी करेंगे। So before starting, a brief introduction about me. My name is Satish. I appeared in the HCS interview for 2 times. I am JRF in geography and I did my graduation in electronics and communication engineering. So स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी न्यूज रहेगी वो लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई है। अभी हाल ही में जो साइक्लोन रेमल जो आया है, हमारा साइक्लोन रेमल की वजह से काफी बारिश के इंसिडेंट देखने को मिले, खास करके नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर। तो बारिश से क्या हुआ है, उस रीजन में लैंडस्लाइड के इंसिडेंट हमारे को देखने को मिले हैं। और लैंडस्लाइड आखिर में होती क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। लैंडस्लाइड में क्या रहता है, ग्रेविटी पुल की वजह से जो लैंड रहती है वो क्या होती है, स्लोप की तरफ क्या होती है, अपनी खिसकना स्टार्ट कर देती है, मूवमेंट उसकी स्टार्ट हो जाती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि जब बारिश आती है तो बारिश के आने की वजह से जो सैंड है या फिर जो हमारी मिट्टी है पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, तो उसके बीच में जो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है, रेसिस्टेंस रहता था, वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। पानी की वजह से स्लिपरी सरफेस डेवलप हो जाता है और जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल हैं उनके बीच में फ्रिक्शन कम होने की वजह से ग्रेविटी के इफेक्ट से लैंड मूव करना स्टार्ट कर देती है। उसके साथ साथ ये इंसिडेंट नेचुरली तो होता ही है, लेकिन ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, खास करके डिफोरेस्टेशन की वजह से या फिर जो नेचुरल वेजिटेशन है पार्टिकुलर एरिया के अंदर, उसके रिमूव होने की वजह से क्या रहता है, जो सोइल एक दूसरे से ज्वाइंट रहती थी, अपने ट्रीज की जो रूट्स होती हैं या फिर जो हमारी जो नेचुरल वेजिटेशन उस एरिया के अंदर है, तो वो क्या करती थी, सोइल को क्या रहती है, ज्वाइंट करके रखती है। लेकिन क्या रहता है, अगर वेजिटेशन खत्म हो जाती है और उसके बाद अगर बारिश आती है तो लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट हैं वो काफी देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ जो लैंडस्लाइड है वो बारिश के साथ साथ अदर ज्योग्राफिकल जो फीचर्स, ज्योग्राफिकल जो फिनोमेना रहते हैं उनकी वजह से भी हमें देखने को मिलती है। खासकर जो अर्थक्वेक्स होते हैं, अर्थक्वेक्स भी लैंड को मूवमेंट क्रिएट करते हैं और लैंड की मूवमेंट क्रिएट होने से लैंडस्लाइड के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लैंडस्लाइड का जो इंसिडेंट है ये हमारे लिए चिंता का विषय सबसे मेजरली इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना हुआ है, क्योंकि जो हमारी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं खास करके जो हिली एरिया के अंदर, वो अनसस्टेनेबल मोड में बनाई हुई हैं और वो ऐसे एरिया में बनी हुई हैं कि जो या तो किसी ना किसी रिवर के लिए जो नेचुरल पाथ रहता है किसी रिवर का या फिर किसी रिवुलेट्स का, तो उसमें वो लैंड ह्यूमन सेटलमेंट डेवलप कर दी जाती है। तो उसकी वजह से क्या रहता है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, ह्यूमन लाइफ पे ज़्यादा रहता है और उस वजह से वो हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है। हाल ही में उत्तराखंड में हमने देखा था कि जो बारिश हुई थी और बारिश की वजह से जो बाढ़ हुई थी उसका जो इम्पैक्ट था वो सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को किस लिए फेस करना पड़ा था, क्योंकि अनसस्टेनेबल
हैबिटेशन जो डेवलप किया हुआ था उसकी वजह से। सो ये हमने लैंडस्लाइड के बारे में देखा, लैंडस्लाइड को ट्रिगर कैसे होती है और रेनफॉल से लैंडस्लाइड क्यों होती है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसके स्पेशल रीजन अभी देखने को मिले हमें, खास करके मेघालय वाला रीजन जो रीजन हमारा उधर की तरफ। उसके बाद में इसको ट्रिगर, ह्यूमन एक्टिविटीज इसको ट्रिगर कर, जैसे डिफोरेस्टेशन या फिर माइनिंग एक्टिविटीज भी इसको ट्रिगर करती हैं। अब लैंडस्लाइड जो इंसिडेंट रहते हैं उसके लिए चैलेंज ये रहता है कि उसको प्रिडिक्ट करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग रहता है। हम जो बाकी जो जैसे सुनामी वगैरह है उसको प्रिडिक्ट करना अपने आप में इतना चैलेंजिंग नहीं रहता है जितना चैलेंजिंग लैंडस्लाइड्स को प्रिडिक्ट करना है। तो इस वजह से भी क्या रहता है, हम टाइमली उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। बारिश के लिए, साइक्लोन के लिए हमारा आईएमडी डिपार्टमेंट प्रिडिक्शन कर सकता है, लेकिन वोल्केनो या फिर मान लो अर्थक्वेक है उसके लिए कोई प्रिडिक्शन नेचुरली जल्दी से हो नहीं पाती है। तो इसलिए फिर क्या रहते हैं, ये ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं और हम अपना जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारी टीम है उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर पाती है। तो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इसमें बताए हुए हैं, ये आप देख लेना। वेस्टर्न हिमालय खास करके जो हिली रीजन है वही लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। वेस्टर्न घाट रीजन और नीलगिरी रीजन ये भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है काफ़ी। और ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया क्योंकि इस वजह से बना है क्योंकि यहाँ पे डिफोरेस्टेशन एक्टिविटीज और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनकी वजह से मेनली ये फैक्टर है। अदरवाइज जो वेस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है वो अपने आप में काफी स्टेबल रीजन है, बट ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स इट इज वल्नरेबल नाउ। तो गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव भी लिए हैं लैंडस्लाइड से जुड़े हुए इंसिडेंट्स को टैकल करने के लिए। उसमें नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ये डेवलप की है, लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, फूड रिस्क मिटिगेशन स्कीम। इनमें से आप एक दो स्कीम का नाम याद रखिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने आंसर में इनको ऐड कर सकते हैं। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलते हैं अगली न्यूज पे। हमारी अगली न्यूज है हमारे ग्रेविटी शेपिंग द सेलेस्टियल बॉडीज। इसमें ये बोला गया है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज रहती हैं वो आखिर स्पेरिकल शेप की क्यों रहती हैं। तो उसके पीछे जो रीजन है मेनली, दैट रीजन इज ग्रेविटी पुल। ग्रेविटी पुल की वजह से क्या रहता है कि जो सेलेस्टियल मास है कोई भी नेबुला की फॉर्म में जो रहता है वो स्लोली स्लोली क्या करता है, एक स्पेरिकल शेप ले लेता है। बट ड्यू टू द मूवमेंट, उसकी रोटेशन होती है या फिर मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो स्पेरिकल शेप रहती है वो स्पेरिकल शेप परफेक्ट ना होके वो ओवलेट स्फीरोइड्स बन जाते हैं। ओवलेट स्फीरोइड्स में क्या रहता है कि जो पोल्स वाला जो रीजन रहता है वो फ्लैटन हो जाता है और जो बाकी का जो रीजन रहता है वो स्पेरिकल शेप में रहता है। जैसे अर्थ है, अर्थ की शेप कैसी, हम अर्थ की शेप स्पेरिकल ना होके अर्थ की शेप को हम जियोइड बोलते हैं। तो ऐसे ही ओवलेट स्फीरोइड्स बन जाते हैं हमारे सेलेस्टियल बॉडीज। तो अगर प्री में कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो साइंस टेक्स से जुड़ा हुआ कि जो सेलेस्टियल बॉडीज रहती हैं या फिर अर्थ का जो शेप है वो उसके स्पेरिकल शेप होने के पीछे रीजन क्या है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, ग्रेविटी पुल सबसे बड़ा मेजर रीजन है। उसके साथ जो ओवलेट, तो पोल्स रीजन पे जो फ्लैटन होती है वो जियोइड जो शेप बनती है वो किसकी वजह से बनती है, उसकी रोटेशन की वजह से बनती है। और ये आखिर स्पेरिकल शेप बनती क्यों है, क्योंकि स्पेरिकल शेप की एक प्रॉपर्टी रहती है कि ये ज्योमेट्रिकल शेप काफी एफिशिएंट है। इसके अंदर जो लोवेस्ट सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया रहेगा वो लोवेस्ट रहेगा और उस शेप के अंदर जो हमारा वॉल्यूम रहेगा वो मैक्सिमम आएगा। तो उस वजह से क्या रहता है कि नेबुला जैसे कोई भी सेलेस्टियल मैटर है, उस मैटर को अगर कंबाइन होना है, एक जगह इकट्ठा होना है, तो उसको क्या चाहिए कि मैक्सिमम सेलेस्टियल मैटर जो रहता है हमारा वो एक जगह इकट्ठा हो जाए और जो सरफेस एरिया रहे वो भी कम रहे। तो उस और सरफेस एरिया कम रहेगा तो उसकी जो मूवमेंट है, जो रोटेशन है वो इजीली हो जाएगी। तो उस वजह से क्या रहता है कि हमारा जो स्पेरिकल शेप है वो नेचुरली अपने आप में ही एफिशिएंट है ज्योमेट्रिकली और उस वजह से वही शेप डेवलप होती है। लेकिन जो स्मॉलर बॉडीज रहती हैं लाइक कोमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर जो फीचर्स रहते हैं, अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज रहती हैं वो स्पेरिकल शेप की नहीं होती है, क्योंकि क्या रहता है कि उनका जो मास रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। और मास कम होने की वजह से क्या रहता है, जो ग्रेविटी पुल होता है वो कम होता है। लेकिन जैसे जैसे उनका साइज बढ़ेगा तो दे विल टेक द शेप ऑफ एज ए स्फीयर, तो स्फीयर की शेप वो ले लेते हैं। तो ओवलेट स्फीरोइड बन जाते हैं, स्लाइटली पैटर्न हो जाते हैं पोल्स पे, और जो अपना इक्वेटर रहता है उस पर थोड़ी बल्जिंग हो जाती है। और बल्जिंग किस वजह से होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, स्पिनिंग से बोल लो आप। ठीक है, तो ये था हमारा
साइंस एंड टेक का एक टॉपिक। उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे को फलस्तीन के बारे में बोला गया है कि फलस्तीन को यूएन की मेंबरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उसको बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है। तो उसको, उसके चैलेंजेस क्या हैं? तो सबसे पहले उसके अंदर क्या, यूएन की जो मेंबरशिप लेनी होती है उसके लिए जो प्रोविजन है, तो उन प्रोविजंस में सबसे बड़ा प्रोविजन रहता है कि जो यूएन की मेंबरशिप आपको चाहिए उसके अंदर जो मेंबर नेशंस हैं उनकी सहमति के साथ साथ जो P5 नेशंस हैं जिनके पास सिक्योरिटी, जिनके पास वीटो पावर है, उनकी एसेंट या फिर उनकी जो अप्रूवल जो है वही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो अपना अप्रूवल नहीं देते हैं तो उस वजह से क्या रहता है, कोई भी यूएन का मेंबरशिप नहीं बन पाता है। तो फलस्तीन के केस में जो इजराइल है, इजराइल उसके लिए ऑब्जेक्ट करता है और इजराइल को सपोर्ट करता है यूएसए। हालांकि अगर इंडिया का स्टैंड देखें तो इंडिया ने इसमें क्या बोला है कि इंडिया ने फलस्तीन को एज ए स्टेट, नेशन स्टेट, यूएन की मेंबरशिप के लिए हमेशा सपोर्ट किया है और हमारा ये स्टार्टिंग से ही 1947 से ही ये स्टैंड रहा है। और अभी हाल ही में इजराइल और जो हमास का जो आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए जो सॉल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है, उसके लिए टू नेशन जो स्टेट जो फिलोसफी है, टू नेशन स्टेट जो प्रपोजल है, उसको बार बार अरब कंट्रीज के द्वारा सजेस्ट किया जा रहा है और बाकी नेशंस भी इसके बारे में सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन के पीपल जो लोग हैं उनको अगर अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट नेशन मिलता है तो फिर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं या फिर जो हॉस्टिलिटी है वो काफी कम हो जाएगी और इजराइल को अपने डिफेंस और एक्सपेंडिचर में इतना खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए यही सजेस्ट किया गया है। तो यूएन की मेंबरशिप के लिए हर कोई एलिजिबल होना चाहिए और उसके लिए क्या है, जो डिफरेंट नेशन है खास करके जो P5 नेशन है उनको इस चीज के लिए सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इजराइल के दबाव में आके उस चीज को स्टॉप करना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर फायर सेफ्टी रेगुलेशंस के बारे में इन्होंने बात की है। तो अभी हाल ही में राजकोट गेमिंग सेंटर था, एक वहाँ पे एक फायर इंसिडेंट देखने को मिला। साथ ही दिल्ली के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबी केयर हॉस्पिटल था वहाँ पे फायर इंसिडेंट देखने को मिले हमें। तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने बोला कि आखिर ये इंसिडेंट हो क्यों रहे हैं। तो उसके पीछे जो सबसे पहला ही रीजन इन्होंने बताया है, उन्होंने बताया कि जो फायर सेफ्टी मेजर्स जो होने चाहिए जो एज पर द नेशनल बिल्डिंग कोड उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता है और बिल्डिंग्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, बिल्डर्स जो हैं वो उस चीज़ को प्रॉपरली बिल्डिंग्स के अंदर लगाते नहीं है। साथ ही साथ जो अथॉरिटी उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं चेक, टाइमली उसको चेक करने के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो एजेंसीज भी क्या करती हैं, इस चीज़ के प्रति ज़्यादा सीरियस नहीं दिखती हैं। तो उस वजह से फायर सेफ्टी जो इंसिडेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। साथ साथ जो पब्लिक अवेयरनेस और जो एजुकेशन है कि ऐसे इंसिडेंट में कैसे डील करना चाहिए या फिर जो फायर एग्जिट पॉइंट जो हैं उनको कैसे एक्सेस किया जाना चाहिए, तो वो सब अवेयरनेस भी हमारी नहीं रहती हैं। साथ ही साथ जो कोलैबोरेशन रहता है, जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज जो वहाँ पे काम कर रही हैं और जो स्टाफ है उनकी जो प्रॉपर ड्रिलिंग नहीं रहती है ऐसे इंसिडेंट्स को लेके, तो रेगुलर ड्रिलिंग ना होने की वजह से ऐसे इंसिडेंट में वो पैनिक कर जाते हैं और वो अच्छे से उस सिचुएशन को डील नहीं कर पाते हैं और उस वजह से जो कैजुअलिटीज रहती हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, मान लो फायर इंसिडेंट हो गया है और फायर इंसिडेंट होने के बाद उस फायर को अगर खत्म करना है या उस फायर को स्टॉप करना है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड और जो अदर जो मैकेनिज्म्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्पॉन्स टीम जो हैं, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, जो फायरमैन्स हैं उनके को जो ड्रेस वगैरह मिलती हैं, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स जो रहते हैं, उनको हाई स्टैंडर्ड उनका होना चाहिए और वो फायर इंसिडेंट से डील करने के कैपेबल होने चाहिए। तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसके बाद स्पेशल फायर फाइटिंग यूनिट्स और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए खास करके और हाई राइज बिल्डिंग के लिए वो उसके लिए मैंने उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। उसके बाद पॉलिसी रिफॉर्म भी करनी चाहिए कि रेगुलर रिव्यू करना। उसके साथ साथ अगर कोई लैप्सेस मिलता है तो जो गवर्नमेंट एजेंसी है जो रेस्पॉन्सिबल है उन रेगुलेशंस के लिए उनको अकाउंटेबल बनाना उस चीज़ के लिए, या फिर पिनल प्रोविजंस उनके लिए पिनल प्रोविजंस का प्रावधान करना इन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर वो करते हैं तो उससे क्या रहता है, एक डेटरेंस क्रिएट रहेगा और एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहेगी हमारी। तो ये पॉलिसी रिफॉर्म्स हम इसके अंदर लिख सकते हैं। सो ये डिफरेंट चैलेंजेस हैं, इनको हमने समराइज किया। लैक ऑफ प्लानिंग एंड पुअर इंप्लीमेंटेशन, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, इनएडुकेट एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी नोट्स। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में क्या रहता है
कि बहुत सारे एरिया, खास करके जो झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरिया हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है कि जो वायरिंग्स वगैरह जो रहती हैं, इलेक्ट्रिसिटी और अंदर और डिफरेंट वायरिंग्स जो केबल्स वगैरह रहती हैं, वो इतनी बुरे तरीके से इंटरट्वाइंड रहती हैं एक दूसरे के अंदर। तो अगर कोई भी हल्का सा भी फायर इंसिडेंट रहता है तो फिर वो काफ़ी बड़े एरिया में फैल सकता है। उसके साथ साथ जो सेटलमेंट्स हमारी वो काफ़ी कॉम्पैक्ट रहती हैं अदर देन स्लम्स। तो वहाँ पे भी क्या रहता है, वायरिंग का जो मैकेनिज्म हमारा, वायरिंग के लिए जो सिस्टम अडोप्ट किया जाता है वो प्रॉपर नहीं है। उसके अंदर एक वायरिंग के बाद दूसरी वायरिंग, तीसरी वायरिंग, आप ऐसे देखते भी रहेंगे, आपने देखा भी होगा। तो उसकी वजह से क्या रहता है, जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं और लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, वो भी अपने में इश्यू है। उसके बाद लैक इन मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म सेफ्टी लेजिस्लेशन। उसके बाद अगली न्यूज पे चलते हैं हम। लोकेशन न्यूज, ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक डिस्कवरी हुई, मिस्टीरियस स्ट्रक्चर ब्यूरिड बीनीथ द सैंड्स नियर द आइकॉनिक ग्रेट पिरामिड। तो ग्रेट पिरामिड जो गीजा के थे, वहां पे एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर डिस्कवर हुई है, तो उसकी वजह से ये चर्चा में आए हैं। तो ये जो पिरामिड्स हैं ये कहाँ पे हैं, मिस्र में हैं। और मिस्र में जो कायरा उसकी कैपिटल है, उसके पास में ही है, 5 माइल्स वेस्ट ऑफ नाइल रिवर नियर द सिटी ऑफ कायरा। तो ये आपको पूछ सकता है कि ये कहाँ है। और ये इजिप्शियन पिरामिड्स, और ये पिरामिड्स एक ही किंगडम से रिलेटेड नहीं है, ये मिनिमम 3 किंगडम से रिलेटेड हैं। तो जो कुफू जो किंगडम है उससे जुड़े हुए पिरामिड्स को ग्रेट पिरामिड्स ऑफ कुफू बोला जाता है। उसके बाद जो पिरामिड्स ऑफ गीजा हैं, ये लास्ट रिमेनिंग ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। तो एंशिएंट वर्ल्ड के जो 7 वंडर हैं उनके अंदर भी ये शामिल हैं। तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, आप अपने एंड पे देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा इसमें आपको डिटेल में जाना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेशन है, और ये एक डायनेस्टी से ना होके मल्टीपल डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में एडिटोरियल एनालिसिस में हमारा है, स्टिल नो साइन ऑफ लैंग्वेज ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन। इन्होंने बोला कि जो डीप के लिए जो साइन लैंग्वेज रहती है उसको यूज नहीं किया जा रहा, और खास करके इसको हाईलाइट किया गया। अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस के लिए अनाउंसमेंट की, उस टाइम पे अनाउंसमेंट के दौरान न्यूज चैनल्स पे और वहाँ पे उस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीफ पर्सन के लिए जो साइन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए कोई मेंबर वहाँ अवेलेबल नहीं था, और उस वजह से क्या था, उन्होंने ये बोला कि जो डीप पर्सन है वो क्या रहते हैं, उनका एक्सक्लूजन होता है और इक्विटी सोसाइटी के अंदर नहीं हो पाती है। तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने बोला कि रिपीटेडली जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या फिर न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, बार बार इस चीज़ को वायलेट करते हैं, और जो डीप पर्सन उनके लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेट करने के लिए कोई इंटरप्रेटर वहाँ पे अपॉइंट नहीं करते हैं। तो ये सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन की बात कर रहा है डीप पर्सन के लिए। अभी 2024 जनरल इलेक्शन के लिए, तो यही बताया इन्होंने, इस इश्यू को हाईलाइट करते हुए इन्होंने बताया है। तो उन्होंने बोला कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या हैं, वो मोर प्रोन या फिर प्रीडोमिनेंटली क्या करते हैं, एम्प्लॉयज करते हैं ओरलिज्म को। तो ओरलिज्म क्या रहता है कि जो बोल सकते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉय को हायर करते हैं और उसी एरिया में वो फोकस भी करते हैं। तो बाकी जो डीप पर्सन के लिए जो साइन लैंग्वेज वाले जो साइन लैंग्वेज जो है उसको वो कहीं ना कहीं बाईपास करते हैं, या फिर उस चीज़ के लिए कितने कंसर्न नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर, दोनों सेक्टर में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं डीप पर्सन को, इससे उनका सोशल एक्सक्लूजन रहता है। उसके बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि इंडियन साइन लैंग्वेज जो रहती है उसके अंदर हमें डीप पर्सन की जो लैंग्वेज है उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। उसकी वजह से क्या रहेगा, एक लीगल बैकिंग मिलेगी। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसी है, अगर वो अपनी किसी इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करती है तो उसको साइन लैंग्वेज के अंदर भी उस चीज़ को फॉरवर्ड करना होगा, या फिर एक इंटरप्रेटर को पैरेलली अपने साथ प्रेजेंट रखना होगा। ये 2012 सेंसस की बात इन्होंने बोली है कि इंडिया के अंदर 5 मिलियन हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स इंडिया के अंदर, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, और उनके राइट्स को हम क्या कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, तो उससे उनका सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है। और इन्होंने एक डाटा और दिया है, ओनली 5% ऑफ डीप चिल्ड्रन अटेंड स्कूल एंड दे फेस प्रोलॉन्ग्ड ग्रेजुएशन टाइमलाइंस ड्यू टू ओरलिस्ट फोकस्ड करिकुला। तो उस वजह से क्या रहता है, उनमें से 5% ही क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, स्कूल अटेंड करते हैं, और वो भी फिर क्या रहता है कि उनकी जो ग्रेजुएशन का जो टाइम पीरियड रहता है वो डिले होता चला जाता है, बिकॉज देर इज नो सच मैकेनिज्म, ऐसे टीचर्स अवेलेबल नहीं है जो साइन लैंग्वेज में उनको पढ़ा दें, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज ओरलिस्ट फोकस्ड करिकुला।
उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। 11th 5 ईयर प्लान के अंदर ये लॉन्च किया गया था। उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान के अंदर उसको एक्सटेंड किया गया था डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी। तो इसके लिए मैन पावर डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, सर्विस प्रोविजंस को इंक्लूड करना, अवेयरनेस जनरेट करना, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन, इस टाइप से 3 4 कंपोनेंट इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किए गए हैं। तो मेजर्स के अंदर इन्होंने, मैंने बताया पहले ही आपको, ऑफिशियल रेगुलेशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेजेस उसको शामिल करना, इंक्लूसिव हेल्थ केयर हमने डेवलप करना, मीडिया एंड पब्लिक कम्युनिकेशन जो रहता है हमारा, उसके अंदर जो साइन इंटरप्रेटर्स हैं उनको अपॉइंट करना। उसके बाद लास्ट हमारा मैप सेक्शन है। मैपिंग सेक्शन में हम फिजिकल डिविजन्स ऑफ यूरोप को देखेंगे। फिजिकल डिविजन्स ऑफ यूरोप के अंदर हम वेस्टर्न अपलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट यूरोपियन प्लेन, सेंट्रल अपलैंड्स ऑफ प्लेटू, अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, आइलैंड्स ऑफ यूरोप, ड्रेनेज पैटर्न, गल्फ्स एंड बे, इनको स्टडी करने वाले हैं। तो इनको एक बार मैप में देख लेते हैं। ये जोलन माउंटेन्स हैं, उसके बाद ये अटलांटिक हाईलैंड्स हैं। आपको बस ये लोकेशन और एक रफ आइडिया रहना चाहिए कि कहाँ पे है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री के में कई बार ये पूछा जाता है कि जैसे कि ये पूछ लिया कि आल्प्स माउंटेन है, आल्प्स माउंटेन के सामने यूरोप लिख देंगे, अफ्रीका लिख देंगे, नीचे एटलस माउंटेन लिख देंगे उसके सामने, तो मैच द फॉलोइंग ऐसे आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए आल्प्स माउंटेन यूरोप के अंदर है। उसके बाद में एपिनीज माउंटेन्स कहाँ हैं, एंटायरली मोस्ट मेजरली इन इटली हैं। उसके साथ ग्रेट हंगेरियन प्लेन है, यहाँ पे मेनली जो अपना वीट की जो कल्टीवेशन होती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रल रशियन अपलैंड, नॉर्थन यूरोपियन प्लेन, जो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए और उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैसिटा प्लेटू जो रीजन है ये हमारा क्या है, स्पेन और पुर्तगाल वाले रीजन के अंदर है। मैसिव सेंट्रल हमारा फ्रांस के अंदर है। उसके बाद पायरेनीज माउंटेन है, दोनों के बॉर्डर पे हैं। मैसिव सेंट्रल और मैसिटा दोनों के बॉर्डर पे पायरेनीज हैं, पायरेनीज माउंटेन है। बे ऑफ बिस्के हमने पिछले सेशन में डील किया था, ये नॉर्थ सी है, नॉर्वेजियन सी, बाल्टिक सी, मेडिटेरियन सी नीचे है। ब्लैक सी क्या रहता है, यूरोपियन रीजन में और एशियन रीजन उन दोनों को सेपरेट कर रहा है। कोकेसस माउंटेन हमने स्टडी किया था, यूरोप और एशिया को कोकेसस माउंटेन और यूराल माउंटेन्स दोनों सेपरेट करते हैं, यही साइड में यूराल माउंटेन्स हैं। ये कैस्पियन सी हो गया हमारा। तो आपको ब्लैक सी के नेबरिंग नेशंस, कैस्पियन सी के नेबरिंग नेशंस और जो स्टेट्स हैं यहाँ पे ये भी पता रहनी चाहिए कि ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी के अंदर कौन सी स्टेट जाती है, ब्लैक सी से फिर आगे इसके अंदर अपना कैस्पियन सी में जाना है तो उसके लिए क्या रूट फॉलो किया जाता है, और ये अपना रसिया के अंदर जो रहता है सी ऑफ अजोव, इसके लिए कौन सी स्टेट यूज की जाती है। ये स्टेट वाला सेक्शन आप अपने एंड पे देख लेना एक बार। तो ये हमने देखा अभी यूरोप के बारे में। ये बड़ा मैप है, इसके अंदर आप थोड़ा, ये आइबेरियन पेनिनसुला इसको बोलते हैं, पैरेनीज, मोंट ब्लैंक, ये आइबेरियन पेनिनसुला जो था हमारा, ये स्पेन और पुर्तगाल वाला जो रीजन था इसको, मैसिटा वाला जो रीजन है इसको आइबेरियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। तो टर्की के अंदर एक पेनिनसुला है एंतोलिया प्लेटू करके, जो सॉरी टर्की के अंदर जो प्लेटू एंतोलिया प्लेटू है, और ये आइबेरियन पेनिनसुला है। ये आपको दोनों को पता रहना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। एपिनीज मैंने बता दिया। उसके बाद मेडिटेरेनियन ओशन के अंदर भी 2-3 सी हैं। उसके अंदर जो इटली के एक तरफ लेफ्ट साइड में टेरिहेनियन सी, और इटली के राइट हैंड साइड में, इटली के ईस्टर्न साइड में एड्रियाटिक सी है। उसके बाद में ब्लैक सी को एजियन सी से कनेक्ट करने वाली एक स्ट्रेट है यहाँ पे। उसके बाद में क्रीमिया पेनिनसुला, सी ऑफ अजोव, कोकेसस, कार्पेथियंस, नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, ईस्ट यूरोपियन प्लेन्स, लेक्स वगैरह आपको इतनी ज़्यादा याद रखनी नहीं है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, कोला पेनिनसुला, ब्रिटिश आइल्स, बस इतना ही आपको मोटा मोटा आपको याद रखना है। आल्प्स आपने देख लिया, आल्प्स एक नेशन के अंदर नहीं है, मल्टीपल नेशंस के अंदर आल्प्स फैले हुए हैं। रिवर पो आपको याद रख सकते हो, इटली के अंदर रिवर पो बहती है। उसके बाद में रिवर राइन आल्प्स वाले रीजन से निकलती हुई नॉर्थ सी के अंदर जाती है और जर्मनी के अंदर मेजरली फ्लो करती है रिवर राइन। उसके बाद में अगर हम रिवर्स की बात करें
तो रिवर डिनाइस्टर और डेनुबे, ये दो रिवर आती हैं और ब्लैक सी के अंदर ड्रेन करती हैं। उसके बाद रिवर डोन, डोन भी क्या करती है, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी की जो एक्सटेंशन है उसी में ड्रेन करती है। रिवर वोल्गा, रिवर वोल्गा किस में ड्रेन करती है, रिवर वोल्गा कैस्पियन सी में या ड्रेन करती है, ये आपको याद रखना है। रसिया की इंपॉर्टेंट रिवर है वोल्गा, डोन भी, वोल्गा डोन कनाल लिंक भी यहाँ पे एस्टेब्लिश है एक। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है, डनाइपर, डोन, डेनाइस्टर और डेनुबे, ये डी से नाम स्टार्ट हो रहे हैं, आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, ये ब्लैक सी के अंदर जाती हैं। ठीक है, और सी ऑफ अजो ब्लैक सी की एक्सटेंशन यहाँ पे डोन रिवर आती है। उसके बाद में आपको पो रिवर मैंने बता दिया है, राइन रिवर बता दिया है। लोयरे रिवर को अगर याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, फ्रांस के अंदर है ये, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर थेम्स ये अपना ब्रिटेन के अंदर है, बस। ठीक है, ये हमारा यूरोप का सेक्शन कंप्लीट हुआ है। उसके साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, 4 क्वेश्चंस, तो आप इनके आंसर देना। सबसे लास्ट में ही है, ये बल्कान माउंटेन से हमने करा ली है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, ये आप एक बार देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इकोनॉमी से जुड़े हुए डाले हैं, PYQ है ये, आप इनको देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 या ऑल 4। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग एसेट्स, ये 4 एसेट दिए हैं हमारे को, तो ये बताना कि इनमें से इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी एसेट में शामिल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ये अपना फाइनेंस कमीशन जो था, 15th फाइनेंस कमीशन, उन्होंने कुछ एफर्ट्स या फिर कुछ प्रोविजंस को शामिल किया है क्राइटेरिया के अंदर टैक्स डिवोल्यूशन के लिए, तो उनमें से कौन से क्राइटेरिया को शामिल किया है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, दूसरा क्राइटेरिया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, थर्ड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, फोर्थ स्टेबल गवर्नमेंट, एंड फिफ्थ टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स फॉर द ओरिजेंटल टैक्स। तो ये आपको पांचों में से बताना है कि उनमें से कौन कौन से हैं, ओनली 1, ओनली 3, ओनली 4, ऑल 5। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन एंड होता है। किसी की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, stay safe, stay healthy,